हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल AKG फनकैन। इससे पिछले वीडियो में हमने बोहर मॉडल को डिटेल में पढ़ा। हमने उसकी थ्योरी देखी कि बोहर थ्योरी में क्या क्या कहा गया, और लास्ट में हमने ये भी देखा कि बोहर मॉडल में कमियां क्या थी उसकी लिमिटेशंस के टॉपिक के अंदर। जैसा कि आप देख पाए कि बोहर मॉडल की कमियों की वजह से बोहर मॉडल फेल हो गया, तो अब उसको और आगे फर्दर लेके जाने के लिए कुछ और काम हुए। साइंटिस्ट ने वर्क किया, उन्होंने एक ऐसा मॉडल प्रपोज किया जो काफ़ी हद तक कारगर साबित हुआ, या मान के चलिए कि अभी तक का बेस्ट मॉडल वो साबित हुआ। उसका नाम था क्वांटम मॉडल। लेकिन क्वांटम मॉडल पढ़ने से पहले हमें कुछ डेवलपमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी जिनकी वजह से क्वांटम मॉडल फोर्स में आया। ऐसी दो डेवलपमेंट थी जिनके नाम थे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ पार्टिकल एंड सेकेंड वन थी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और दूसरी थी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दो डेवलपमेंट थी जिनकी वजह से हमें एक नए मॉडल के आने की संभावना पता चली। हमें ये पता चला कि बोहर मॉडल से हमारा काम नहीं चलेगा, इससे हम एक नया मॉडल और तैयार कर सकते हैं। दोनों को एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। एक साइंटिस्ट थे इन 1924 नेम्ड एज लुईस डी ब्रोगली। इन 1924 उन्होंने एक क्वेश्चन अराइज किया उस टाइम के ऊपर। वो क्वेश्चन क्या था कि जैसे कि हमने लाइट के केस में देखा कि लाइट वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर शो कर रही है, तो ऐसे ही क्या एक पार्टिकल वेव की तरह काम कर सकता है या वेव की प्रॉपर्टी शो कर सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिसके ऊपर उन्होंने फर्दर काम किया, और उसी की वजह से 1929 में उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो लुईस डी ब्रोगली ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। उन्होंने बेसिकली 2 पॉइंट दिए ड्यूअल बिहेवियर के बारे में। पहला पॉइंट उनका क्या था कि जितने भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, या उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लाइक प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एटसेट्रा, जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, दे ऑल शो ड्यूअल बिहेवियर। ड्यूअल बिहेवियर यहां पे क्या है? ड्यूअल बिहेवियर मींस प्रॉपर्टीज लाइक वेव एज वेल एज पार्टिकल शो ड्यूअल बिहेवियर, या वेव एंड पार्टिकल प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टीज वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है कोई मैटर, तो उसको ड्यूअल बिहेवियर में हम कंसिडर करते हैं। एक तो ये बात डी ब्रोगली ने कही। दूसरी बात डी ब्रोगली ने क्या कही, जो कि एक इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है ड्यूअल बिहेवियर के अंदर। उन्होंने कहा कि हम वेवलेंथ और मास एंड वेलोसिटी ऑल्सो, या मोमेंटम भी कह देते हैं, वेवलेंथ और मोमेंटम को एक रिलेशनशिप से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv और h अपॉन p, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। यहाँ पे लैम्डा क्या है? लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास एंड v इज वेलोसिटी। तो ये एक रिलेशनशिप दिया जिसको डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली इक्वेशन भी बोला जाता है। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ? यहाँ से ये प्रूव हुआ कि जो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है ये वेवलेंथ है, और वेवलेंथ किसके लिए होती है? वेव के लिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वेव नेचर एक्सप्लेन करती है किसी भी पार्टिकल का या किसी भी मैटर का, और जो राइट हैंड साइड है उसमें मौजूद है मास। मास किसके लिए होता है? मास होता है पार्टिकल के लिए। तो जो राइट हैंड साइड है वो
पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करती है किसी भी मैटर का। तो और दूसरे पॉइंट से क्या पता चला कि कैसे हम वेवलेंथ को मास या वेलोसिटी या अल्टीमेटली मोमेंटम से कोरिलेट कर सकते हैं। ये डी ब्रोगली ने हमें एक्सप्लेन किया। यहाँ पे आपको एक दो बातें और पता होनी चाहिए। पहली बात तो क्या थी कि इसको प्रूव कैसे किया गया। इसको प्रूव किया गया जब एक बीम ऑफ लाइट को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डाला गया तो वो अपने रास्ते से, अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्रैक्ट होती है। जो डिफ्रैक्शन का जो नेचर है वो एक्चुअली वेव का नेचर होता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि बीम ऑफ लाइट, जिससे हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले ही पढ़ चुके हैं, जो पार्टिकल नेचर में था, और यहाँ पे अगर वो डिफ्रैक्ट भी हो रही है तो उसके अंदर वेव नेचर भी मौजूद है। तो इससे एक ड्यूअल बिहेवियर की कंफर्मेशन हुई। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से 2-3 पॉइंट हमारे कंफर्म होते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है, दैट इज लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m फ्रॉम दिस इक्वेशन। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो वेवलेंथ है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मीनिंग हुआ कि हैवियर द बॉडी, जो भी हम बॉडी स्टडी कर रहे हैं, उसका मास जितना ज़्यादा होगा उससे रिलेटेड वेवलेंथ उतनी ही कम होगी और उसका सिग्निफिकेंस उतना ही कम होगा। इसलिए माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही ये ज़्यादा यूज में ली जाती है। दूसरा, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि जो वेवलेंथ है वो है इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। वेवलेंथ चार्ज का ऊपर कोई, क्योंकि हम फॉर्मूले से देख सकते हैं कि चार्ज कहीं पे भी मेंशन नहीं है। और तीसरा क्या पॉइंट है, तीसरा हम इसको होल को देखेंगे कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम होता है। तो लैम्डा मोमेंटम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये 3 मेन आउटकम है इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के, जिनको भी आप आगे फर्दर बड़ी क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में, या जो पहली डेवलपमेंट थी टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ, जिसका नाम था ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी वो थी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक साइंटिस्ट थे मिस्टर हाइजेनबर्ग, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया। उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ चेंज इन पोजिशन एंड चेंज इन मोमेंटम साइमल्टेनियसली फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग इलेक्ट्रॉन। हिंदी में समझिए, उन्होंने क्या बताया कि किसी भी कोई भी मूविंग इलेक्ट्रॉन है, उसकी चेंज इन पोजीशन या उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों एग्जैक्ट एक साथ निकालना इम्पॉसिबल होता है। उन्होंने उसको मैथमेटिकली भी बताया कि उन्होंने लिखा कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p is greater than or equal to h/4 pi. This is Heisenberg uncertainty principles mathematical expression. इसमें क्या क्या डिनोट किया गया है, डेल्टा x is actually change in position, ये change in position है। डेल्टा p क्या होता है, it is change in momentum। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा p इज एक्चुअली, कि हमें पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू mv मास इनटू वेलोसिटी, और अगर आप डेल्टा p की बात करेंगे तो इट शुड बी रिटन एज m डेल्टा v, बिकॉज मास कांस्टेंट होता है, फिक्स है। जब किसी भी स्पीसीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी डेल्टा v चेंज होगी, और इसमें h प्लांक कांस्टेंट 4 और पाई ये भी कांस्टेंट है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया मिस्टर हाइजेनबर्ग ने। तो उन्होंने कहा कि किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ एग्जैक्ट निकालना इम्पॉसिबल है। उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन भी किया। उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसको चेक करें, उसकी पोजीशन अगर हम एग्जैक्ट चेक करना चाहें तो उसके ऊपर हमें किसी पर्टिकुलर शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट डालनी पड़ेगी, जिससे वो इल्यूमिनेट हो और हमें दिखाई दे। ये बात ध्यान रखनी है कि उस लाइट की वेवलेंथ कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन से बड़ी हुई तो उसको स्ट्राइक नहीं करेगी। तो एक बात हम जानते हैं कि जितनी वेवलेंथ छोटी होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। पीछे आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से देखा। तो शॉर्ट वेवलेंथ की जब हम लाइट किसी इलेक्ट्रॉन पे डालते हैं उसकी पोजीशन चेक करने के लिए,
तो जब वो पार्टिकल्स या जो वेव उस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगी तो वो कुछ एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगी। अपनी एनर्जी वेव अगर इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र करेगी तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी, जिससे कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो अगर हम किसी एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की निकालने की कोशिश कर रहे हैं किसी लाइट की हेल्प से या किसी वेव की हेल्प से, तो उसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, जिससे हम अगर पोजीशन एग्जैक्ट निकाल पाए तो उसकी वेलोसिटी हम या मोमेंटम एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। ये एक एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने हाइजेनबर्ग ने कि अगर आप किसी कॉपी के पेज है कोई बुक का, आपका उसकी थिकनेस मापना चाहते हैं और मैं कोई आपको ऐसा स्केल दे दूं जिसकी यूनिट जो है वो उसकी थिकनेस से ज़्यादा है, तो आप उसको मेज़र नहीं कर पाएंगे। आपको चाहिए क्या? आपको एक ऐसा स्केल चाहिए जिसकी यूनिट पेज की थिकनेस से कम होती है, ताकि आप उसको मेज़र कर पाएँ। ऐसे ही तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे क्या निकल के आया? एक्चुअली में इसने बोहर मॉडल को पूरी तरीके से रूल आउट कर दिया। कैसे? बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड पाथ के ऊपर, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, जिनकी एनर्जी भी फिक्स होती है। लेकिन कोई फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कब रिवॉल्व करेगा या फिर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन अगर हम निकाल पा सकते हैं, क्योंकि अगर उसकी पोजीशन और वेलोसिटी आप एग्जैक्ट निकाल सकें एक साथ तो आप उसको उस ऑर्बिट में मान सकते हैं। लेकिन ये प्रूव कर दिया हाइजेनबर्ग ने कि पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम हम एक साथ नहीं निकाल सकते एग्जैक्ट। तो इससे जो सबसे पहली रूल आउट हुई, जो चीज़ जो समझ में आई, वो थी ऑर्बिट कंसेप्ट, कि जो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में सर्कुलेट करता बताया गया था बोहर मॉडल ने, वो कैंसिल आउट था। क्योंकि अगर फिक्स ऑर्बिट में मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी और पोजीशन दोनों पता होंगी एक साथ, तभी वो फिक्स ऑर्बिट में मूव कर सकता है। तो ये पहले बेनिफिट था, जो पहली सिग्निफिकेंस था हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का, वो ये था। दूसरा, अब उन्होंने कहा कि ओके ऑर्बिट नहीं है तो इसका फ़ायदा क्या होगा, अब इसे पता क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट उन्होंने दिया प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है संभावना। प्रोबेबिलिटी बताया हाइजेनबर्ग ने, कहा कि अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में फिक्स पोजीशन पे मूव कर रहा है तो वो गलत होगा। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। आप कह सकते हो कि यहाँ इस रीजन के अंदर, इस एनर्जी के रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है उसके पाए जाने की। इन्हीं कंसेप्ट्स की वजह से जो क्वांटम मॉडल है वो डेवलप हुआ। एक चीज़ और यहाँ पे हाइजेनबर्ग ने बताई कि जैसा कि आप जानते हो कि डेल्टा पी इक्वल टू एम डेल वी है, तो मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिख सकता हूँ। कैसे? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, या आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ये एक्सप्रेशन एक बार देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि ये हाइजेनबर्ग जो कंसेप्ट है, हाइजेनबर्ग जो प्रिंसिपल है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, मैक्रोस्कोपिक के लिए भी क्यों है। यहाँ पे देखिए m नीचे लिया है हमने इक्वल टू, अगर हम किसी हैवी बॉडी की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं किसी बॉडी की जिसका मास ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू ज़्यादा रखेंगे तो जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की वैल्यू आएगी वो बहुत कम आएगी, बहुत छोटी आएगी, जो कि सिग्निफिकेंट नहीं होगी। मतलब जो हैवी बॉडीज़ हैं उनमें प्रॉब्लम हमें क्यों नहीं आती है पोजीशन और वेलोसिटी एग्जैक्ट निकालने में, क्योंकि उनका जो चेंज होता है पोजीशन और वेलोसिटी के प्रोडक्ट का, हैवी बॉडीज़ का, वो इतना कम होता है कि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी पार्टिकल की जिसका मास बहुत कम है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ही ले लें, तो उसके लिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा। इसलिए ये जो प्रिंसिपल है ये माइक्रोस्कोपिक छोटे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, बड़ों के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये दो पॉइंट थे जो हाइजेनबर्ग ने हमें डिटेल में एक्सप्लेन किए। इन्हीं पॉइंट्स और इन्हीं दोनों डेवलपमेंट, जो पहली डेवलपमेंट थी ड्यूअल बिहेवियर और दूसरी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन्हीं डेवलपमेंट की वजह से हमारा नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, वो फोर्स में आया। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे मिस्टर अरविंद स्ट्रोडिंजर,
इन्होंने 1926 में मिस्टर हाइजेनबर्ग के साथ मिलकर इस मॉडल को प्रपोज किया था, बनाया था। इस मॉडल को जानने से पहले आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि ये मॉडल क्यों आया। उस टाइम पे जो फिजिक्स या केमिस्ट्री का जो फिजिक्स का ही मेन कंसेप्ट था, जो क्लासिकल मैकेनिक्स हम पढ़ते थे, उसके अंदर उन्होंने जो हैवी बॉडीज़ थी, जो बड़ी बॉडी थी जैसे प्लैनेट्स थे आदि, उनका मोशन था, उनको तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए हेल्पफुल नहीं थी, जैसे कि न्यूटन्स का कंसेप्ट था, आइंस्टीन का कंसेप्ट था। लेकिन इस टाइम पे उन्होंने एक और ब्रांच ऑफ फिजिक्स डेवलप की जिसको बोलते थे क्वांटम मैकेनिक्स। जो क्वांटम मैकेनिक्स थी ये बहुत हेल्पफुल थी इनके लिए। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स थे जो भी थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, उन सभी के साथ जो वेव या पार्टिकल नेचर या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके साथ अटैच थी, उनको एक्सप्लेन करने के लिए ये क्वांटम मैकेनिक्स हेल्पफुल थी। इससे हमें उनके बारे में डिटेल में जानकारी मिलती थी, ना कि क्लासिकल मैकेनिक्स से। इसके साथ साथ क्वांटम मैकेनिक्स को जब अप्लाई किया गया मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो उनके ऊपर भी वो उतनी ही हेल्पफुल थी जितनी माइक्रोस्कोपिक के लिए थी। छोटे ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं इसकी मदद से हम, लेकिन इस पे हम बड़े पे भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पीछे की जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी उसकी ज़रूरत ही नहीं बची, क्योंकि जो क्वांटम मैकेनिक्स थी वो अब दोनों पे बराबर काम कर सकती थी। तो उसको क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक शुडिंजर ने इक्वेशन दी जिसको नाम दिया गया शुडिंजर वेव इक्वेशन। हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अभी कि कैसे उन्होंने इसको प्रपोज किया। मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के अंदर, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये शुडिंजर वेव इक्वेशन एक एक्चुअल में बहुत बड़ी क्लास का कंसेप्ट है, आपको ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स हाफ mv स्क्वायर प्लस v। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ये होती है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v, और जो mv स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v। अगर p मोमेंटम को अगर हम सभी कोऑर्डिनेट्स पे देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर x प्लस p स्क्वायर y प्लस p स्क्वायर z अपॉन 2m प्लस v। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन चीज़ों को अप्लाई किया गया। फिर उन्होंने बताया, ये तो था अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, फिर क्या किया उन्होंने, इसको क्वांटम मैकेनिक्स में कन्वर्ट किया। क्वांटम मैकेनिक्स में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने E की जगह ऑपरेटर लिया H ऑपरेटर बोलते हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, इसको बोला जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ देर पहले पढ़ा था डेल्टा x, ये लिख देता हूँ, डेल्टा x इंटू डेल्टा v पढ़ा था। इसके अंदर जो x है ये इंटू है, ये इंटू एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो हमें बताता है कि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसको ऑपरेटर बोलते हैं। इसी प्रकार h भी एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। तो E की जगह h OP लेते हैं और V की जगह अगर हम V लेते हैं तो हम इसको इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर पुट करके वैल्यूज को सॉल्व करोगे आप तो H ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आपको ये यहाँ पे ऐसे भी लिखा मिल सकता है बुक के अंदर, H ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस H अपॉन 8 पाई स्क्वायर m। H ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल्टा स्क्वायर प्लस v। इसको हम सॉल्व करने के बाद ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ये डेल्टा की तरह आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है स्क्वायर, ये भी एक ऑपरेटर ही है। इस ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है लैप्लेसियन ऑपरेटर। इसकी वैल्यू क्या आती है, इज इक्वल टू करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली जेड स्क्वायर। ये इस डेल्टा स्क्वायर की जगह आप ये भी लिख सकते हो, इसको
इतना डिटेल में नहीं बताने के लिए हम शॉर्ट में इसको डेल्टा स्क्वायर लिख देते हैं। इसको बोलते हैं लैप्लेसियन। दिस ऑपरेटर इज नोन एज लैप्लेसियन ऑपरेटर बोला जाता है। आप इस प्रकार इसको चेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, ये आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। दिस इज क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड जो इक्वेशन है ये वो है, वो क्लासिकल इक्वेशन थी। तो इसको और भी आगे पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। अब जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है इसको हम लिख सकते हैं H साई इज इक्वल टू ई साई। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो इज ए प्रोडक्ट ऑफ द एनर्जी एंड द वेव फंक्शन। इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर अगर हम H ऑपरेटर की वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा -h² अपॉन 8π² m डेल्टा स्क्वायर प्लस v इंटू साई इज इक्वल टू ई साई। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। नाउ फर्दर अगर हम इसकी रीएडजस्टमेंट करेंगे, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर प्लस साई प्लस 8π² m अपॉन h², 8π² अपॉन m अपॉन h² इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। एक्चुअली में आपको ये अपनी बुक में नहीं मिलेगी, आपको इसके बारे में ही जानने को मिलेगा अपनी बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर। लेकिन जो ओरिजिनल इक्वेशन है जिसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दिस इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोला जाता है। इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोला जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसी के ऊपर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी आधारित है। तो यहाँ से अगर आपको साई की वैल्यू पता चलती जाए तो आप सभी कोऑर्डिनेट्स के लिए, जो एक्स वाई जेड सभी कोऑर्डिनेट है, उनके लिए आप डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल पाते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में या उसकी एनर्जी या उसकी पोजीशन आप इससे निकाल सकते हैं। इसको फर्दर और डिटेल में जानने के लिए हमें ज़्यादा जानना पड़ेगा इस साई के बारे में। तो हमारे जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यही है कि साई एंड साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इनका मीनिंग क्या है, हम ये हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। एक तो पहले देखी कि आपने जो लास्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखी उसके अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं। उसके अंदर m मास भी मौजूद है, उसके अंदर साई जिसको वेव फंक्शन बोला जाता है वो भी मौजूद है। इससे एक तो ये बात प्रूव होती है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो ड्यूअल बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। अब ये साई और साई स्क्वायर क्या है, साई क्या होता है एक्चुअल में जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसके बहुत सारे रिजल्ट्स निकलते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं जो कि जिनकी वैल्यू हम एग्जैक्ट स्टडी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन सभी का कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगफुल वैल्यूज़ नहीं आती हैं। कुछ एक वैल्यू है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की साई के लिए जो निकल के आती हैं जिनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो ऐसी वैल्यूज़ उनको बोला जाता है ईजन वैल्यूज़। ये क्या होती हैं, ऐसी वैल्यू होती हैं ये साई के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जिनका कोई फिजिकल मीनिंग होता है, जिनकी कोई डिस्क्रीट एनर्जी होती है। एक्चुअल में इन्हीं को ऑर्बिटल्स बोला जाता है। दे हैव डिस्क्रीट एनर्जी और इन्हीं को हम ऑर्बिटल्स बोल देते हैं। रियल सेंस में क्या है कि साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इट्स ए टोटल थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। नो फिजिकल सिग्निफिकेंस साई का। ये सिर्फ आपकी वेव की एम्पलीट्यूड दिखाती है और इसका अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है।
लेकिन अगर हम बात करें साई स्क्वायर, अगर हम साई स्क्वायर की हम बात करें तो इसका अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। एक्चुअल में ये होती क्या है कि किसी भी एटम के अंदर अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी निकालनी है तो वो साई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको अगर आप शॉर्ट में एक्सप्लेन करें तो साई स्क्वायर का मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन को के पाए जाने की संभावना जहां सबसे ज़्यादा होती है वो साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसे साई और साई स्क्वायर की हेल्प से ही हम एटम के अंदर उसके ऑर्बिटल्स की जगह पता पाते हैं, उसकी एक्चुअल पोजीशन निकाल पाते हैं इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर, और उसकी हम ओरिएंटेशन या जो भी उसके बारे में डिटेल है हम साई की हेल्प से ही निकाल पाते हैं। तो ये दो फंक्शन हैं जिनकी हेल्प से हमें हमारा नया मॉडल मिला, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मॉडल ऑफ द एटम। आइए डिस्कस करते हैं। Okay dear, we have reached to the last topic of the video, that is quantum mechanical model of the atom। ये क्या होता है, इसके कुछ फीचर्स हैं। अभी तक जो आपने ड्यूअल बिहेवियर का कंसेप्ट पढ़ा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा, उसके बाद आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी, उन सभी को मिला के वे सभी इस मॉडल को बनाने की डेवलपमेंट्स थी, उनकी हेल्प से ये मॉडल तैयार हुआ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसका जो सबसे पहला फीचर है, जो सबसे पहला पॉइंट है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का, वो ये है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। कि जो जैसा कि आपको साई स्क्वायर के बारे में या साई के बारे में बताया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से साई की मिलने वाली कुछ ही वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है, फिक्स वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब एटम के अंदर कुछ ऑर्बिटल ही पॉसिबल है, तो इसीलिए कहते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो इसका दूसरा पॉइंट है वो क्या कहता है कि जो इसके अंदर क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं, जो किसी एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो क्वांटाइज होते हैं, जिनकी एनर्जी फिक्स होती है, वे मौजूद होते हैं। वे क्या होते हैं, दीज ऑर्बिटल्स आर एक्चुअली दी अलाउड सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं these are atomic orbitals are actually allowed solutions. These are actually allowed solutions of Schrödinger wave equations. Schrödinger wave equation, जो Schrödinger wave equation से कुछ सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, वही अलाउड सॉल्यूशन हमें एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बताते हैं। ये इसका सेकंड पॉइंट था। इसका थर्ड पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एग्जैक्टली, जो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स नहीं है, या उसको आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। इट इज़ इन अकॉर्डेंस टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बात कही। जो फोर्थ पॉइंट है इसका, वो एक क्या कहता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वे वेव फंक्शन है किसी इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर एक्चुअली दी वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। atomic orbitals are the wave function for an electron in an atom। किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसका जो वेव फंक्शन होता है वही उसके एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में हमें बताता है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि एट एनी पॉइंट इन एन एटम, किसी एटम में किसी पॉइंट पर
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की संभावना है इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर एट दैट पॉइंट। प्रोबेबिलिटी फॉर finding an electron in an atom is proportional to psi square value at that point। क्या कहता है कि किसी एटम के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना पता करनी है तो वहाँ पे आपको साई स्क्वायर की वैल्यू देखनी पड़ेगी। अगर ये ज़्यादा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़्यादा है, और अगर ये कम है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, आपको संभावना उनकी कम है। तो ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है, लेकिन जाइएगा नहीं, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स की शेप, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे ऑर्बिटल्स में की जाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, लास्ट में असाइनमेंट मिलेगा, आप उसको सॉल्व करना ना भूलें। थैंक्स फॉर स्टेइंग विद मी, हैव ए गुड डे।